चलिए आज की क्लास में बिहार पुलिस भर्ती 2025 के लिए जीके जीएस का मैराथन क्लास शुरू कर रहे हैं। याद रखिएगा जीके जीएस का मैराथन क्लास नंबर 2 है बाबू, ठीक है। जीके जीएस का मैराथन क्लास नंबर 2 है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। और याद रखिएगा ये न्यू पैटर्न पर आधारित प्रश्न है बाबू, ये हमेशा याद रखिएगा न्यू पैटर्न पर आधारित प्रश्न है। यानी कहने का मतलब हुआ कि 9th और 10th पर आधारित प्रश्न है, ठीक है। और सभी क्वेश्चन क्या है, सभी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बाबू देख लीजिएगा, सभी क्या है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बाबू, एग्जाम में बहुत बार सवाल पूछा गया, ठीक है। और याद रखिएगा ये बुक से सॉल्यूशन करा रहे हैं, ठीक है, यानी कि किरण पब्लिकेशन बुक से सॉल्यूशन करा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। इससे पहले कि क्लास पर रहें तो क्लास को जरूर लाइक कीजिएगा, और जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बाबू सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो भारत एक गणतंत्र है, गणतंत्र का मतलब क्या होता है बताइएगा। भारत तो गणतंत्र है, तो गणतंत्र का मतलब क्या होता है, तो हमेशा रखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी बाबू। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से कि भारत के संविधान के लागू होने के समय इसमें मूलतः कुल कितने अनुच्छेद थे। भारत के संविधान के लागू होने के समय इसमें मूलतः कुल कितने अनुच्छेद थे, तो बात कीजिएगा अनुच्छेद की। तो याद रखिएगा अनुच्छेद कितना था, तो याद रखना 395 अनुच्छेद था। लेकिन याद रखिएगा भाग की बात किया जाए, भाग कितना था, तो याद रखना 22 हो जाएगा। लेकिन अनुसूचियां कितना था, तो याद रखिएगा अनुसूचियां 8 था। लेकिन उस समय अनुसूचियां 8 था, लेकिन वर्तमान में कितना है, तो याद रखना 12 अनुसूचियां हैं। वर्तमान में कितना हो जाएगा, 12 अनुसूचियां हो गया है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर डी लगा रहे हैं उनका सही उत्तर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द गणतंत्र सूचित करता है। बताइएगा भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द गणतंत्र सूचित करता है, तो बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो हमेशा याद रखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो भी ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं उनका सही उत्तर हो गया, ठीक है। याद रखना कि देश का प्रधान निर्वाचित प्रतिनिधि है, कि देश का प्रधान है जो क्या है, निर्वाचित प्रतिनिधि है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं उनका सही उत्तर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है, तो हमेशा याद रखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, तो हमेशा याद रखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत का मुख्य न्यायाधीश संभालता है। याद रखिएगा भारत का मुख्य न्यायाधीश संभालता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही उत्तर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं उनका सही उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से कि भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2017 किस मंत्रालय द्वारा पेश किया गया है। भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2017 किस मंत्रालय द्वारा पेश किया गया है, तो बताने का प्रयास कीजिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो हमेशा याद रखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वित्त मंत्रालय द्वारा पेश किया गया है। जो भी ऑप्शन नंबर डी लगा रहे हैं उनका सही उत्तर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन से भारतीय प्रधानमंत्री ने संसद का सामना नहीं किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बाबू, याद रखिएगा एग्जाम में आ चुका है सवाल, ठीक है। एग्जाम में पूछा जा चुका है सवाल बाबू, ठीक है। और जो भी अभी तक चैनल को पहले लाइक नहीं किए बाबू पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए सभी लोग, ठीक है। लाइक कर दीजिए। और जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए पहले सब्सक्राइब कर लीजिए सभी लोग, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए बाबू आप लोग के लिए, ठीक है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो याद रखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चौधरी चरण सिंह हो जाएगा, ठीक है। चौधरी चरण सिंह हो जाएगा। और बात किया जाए चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री के पद पर कब से कब तक रहे थे, याद रखें 1979 से 1980 तक रहे थे बाबू, ठीक है। 1979 से 1980 तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान वर्णित थे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान वर्णित थे, तो बताने का प्रयास कीजिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो याद रखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 360 में। याद रखिएगा अनुच्छेद 360 में, ये भी बाबू याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से कि किस विधि अधिकारी के पास संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार है, तो बताइएगा किस विधित अधिकारी के पास संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार है, तो बताने का प्रयास कीजिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो भी डी लगा रहे हैं उनका सही उत्तर हो जाएगा। महान्यायवादी का नियुक्ति कौन करता है, तो याद रखना राष्ट्रपति करता है। महान्यायवादी का नियुक्ति कौन करता है, तो हमेशा रखिएगा राष्ट्रपति करता है। किस अनुच्छेद
के तहत, याद रखिएगा अनुच्छेद 79 के तहत बाबू, अनुच्छेद 76 के तहत, याद रखिएगा अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी की नियुक्ति किया जाता है। कौन करता है? तो याद रखना है राष्ट्रपति करता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? जो अगला प्रश्न है कि भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? जो भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा पहले भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो याद रखिएगा 22 दिसंबर 1953 को, याद रखिएगा 22 दिसंबर 1953 को, याद रखिएगा 22 दिसंबर 1953 को भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी। और बात किया जाए इस किसके अध्यक्षता में की गई थी? तो याद रखना किसके अध्यक्षता में की गई थी? तो हमेशा याद रखिएगा फजल अली की अध्यक्षता में बाबू। ठीक है, फजल अली की अध्यक्षता में की गई थी, याद रखिएगा फजल अली की अध्यक्षता में की गई थी। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 1953 में। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? जो अगला प्रश्न है कि आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? तो बताइएगा आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? तो बताने का प्रयास कीजिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? जो सभी लोग बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? जो याद रखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो भी सी लगा रहे हैं उनका सही उत्तर है। ठीक है, एंड्रोमेडा गैलेक्सी हो जाएगा, एंड्रोमेडा गैलेक्सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो भी सी लगा रहे हैं उनका सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? जो अगला प्रश्न है कि किस ग्रह का नाम किसी रोमन देवी के नाम पर रखा गया है? किस ग्रह का नाम है जो किसी रोमन देवी के नाम पर रखा गया है? तो बताने का प्रयास कीजिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? जो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, याद रखिएगा, स्टार मार लीजिएगा इसको। ठीक है, इसको भी स्टार मार्क मार लीजिएगा। ठीक है, तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो याद रखिएगा रोमन देवी के नाम पर किसको रखा गया है? तो याद रखना शुक्र को बाबू। ठीक है, शुक्र को रोमन देवी के नाम पर रखा गया है। ठीक है, और बात किया जाए शुक्र सूर्य का दूसरा नंबर पर का ग्रह है बाबू। ठीक है, दूसरा नंबर वाला ग्रह है, निकटतम ग्रह है। दूसरा नंबर पर कौन है? तो याद रखना शुक्र है। ठीक है, याद रखिएगा पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है? पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है? याद रखना शुक्र को, पृथ्वी का बहन शुक्र को ही कहा जाता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं उनका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? जो अगला प्रश्न है कि ग्लोब पर अक्षांश की सबसे लंबी रेखा इनमें से कौन सी है? बताइएगा ग्लोब पर अक्षांश की सबसे लंबी रेखा इनमें से कौन सी है? तो बताने का प्रयास कीजिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? जो सभी लोग बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? जो याद रखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा भूमध्य रेखा बाबू। ठीक है, याद रखिएगा भूमध्य रेखा हो जाएगा। ठीक है, जो भी ऑप्शन और बी बता रहे हैं उनका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? जो अगला प्रश्न है कि भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बाबू, याद रखिएगा, बहुत बार ये भी एग्जाम में आ चुका है। तो बताइएगा भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो बताने का प्रयास कीजिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? जो सभी बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? जो सही इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बाबू, इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। याद रखिएगा इंदिरा पॉइंट भारत देश का दक्षिणतम बिंदु है। ऑप्शन नंबर जो भी डी लगा रहे हैं उनका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर जो भी डी लगा रहे हैं बाबू उनका सही उत्तर हो गया। ठीक है, याद रखिएगा इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो याद रखना निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, याद रखिएगा निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते। कैलाश पर्वत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो बताइएगा कैलाश पर्वत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? याद रखिएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाबू। याद रखिएगा तिब्बत क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, कैलाश पर्वत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो याद रखना तिब्बत क्षेत्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो भी सी लगा रहे हैं उनका सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से कि इनमें से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है? तो बताइएगा इनमें से कौन सा है जो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है? तो बताने का प्रयास कीजिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? जो सभी लोग बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? जो याद रखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाबू, मानसरोवर झील से। याद रखना कि ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकलती है? तो याद रखना मानसरोवर झील से। ऑप्शन नंबर जो भी सी लगा रहे हैं उनका सही उत्तर हो जाएगा। और बात किया जब ब्रह्मपुत्र नदी का लगभग लंबाई कितना है? तो याद रखना 2900 किलोमीटर बाबू। याद रखना 2900 किलोमीटर क्या है? लंबा है। याद रखिएगा 2900 किलोमीटर क्या है? लंबा है। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? जो अगला प्रश्न है कि इनमें से किसे मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? इनमें से किसे मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो बताने का प्रयास कीजिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? जो याद रखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वर्गीज कुरियन को। वर्गीज कुरियन को मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। वर्गीज कुरियन को मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ऑप्शन ये सही उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा वर्गीज कुरियन का जन्म कब हुआ था? तो याद रखना 26 नवंबर 1921 को।
26 नवंबर 1921 को, याद रखिएगा 26 नवंबर 1921 को इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और बात किया जाए इनका कहाँ जन्म हुआ था तो याद रखना केरल में बाबू, ठीक है। जन्म स्थान कहाँ है तो याद रखना केरल में बाबू, ठीक है। केरल में एक जगह है कोझीकोडा बाबू, ठीक है। केरल में एक जगह है कोझीकोडा, ठीक है। याद रखिएगा वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है बाबू, ठीक है। वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का भी जनक माना जाता है। याद रखिएगा हमेशा श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है, याद रखना वर्गीज कुरियन को, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, जो अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 48 यानी कि NH 48 का विस्तार खालिस्तान तक है, बताइएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग NH 48 का विस्तार कहाँ तक है तो बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, जो सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। याद रखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा दिल्ली से चेन्नई तक है। याद रखिएगा दिल्ली से चेन्नई तक है, ठीक है। इसकी कुल लंबाई कितना है तो याद रखना है इसकी कुल लंबाई है बाबू 2807 किलोमीटर। याद रखिएगा 2807 किलोमीटर है, हमेशा याद रखिएगा इसकी कुल लंबाई कितना है तो याद रखना 2807 किलोमीटर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से कि बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है, बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है तो बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, जो सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। याद रखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महायान बौद्ध धर्म से। महायान बौद्ध धर्म से बोधिसत्व की अवधारणा संबंधित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से कि किस राजा की कहानी मुद्राराक्षस नाटक का विषय है, किस राजा की कहानी मुद्राराक्षस नाटक का विषय है तो बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, जो सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। याद रखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त मौर्य का। याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य का, ऑप्शन नंबर डी जो भी बता रहे हैं उनका सही उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, जो अगला प्रश्न है कि राजतरंगिणी के लेखक कौन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा बहुत बार सवाल में, ये भी सवाल में आ चुका है, ठीक है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, राजतरंगिणी के लेखक कौन है, हमेशा याद रखिएगा राजतरंगिणी का लेखक है कौन, बताइएगा सब लोग इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, जो याद रखिएगा राजतरंगिणी का लेखन हो जाएगा कलहन बाबू, ठीक है। कलहन हो जाएगा रोकी राजतरंगिणी का लेखक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं उनका सही उत्तर है, जो भी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बाबू उनका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। कलहन की राजतरंगिणी किस भाषा में लिखा गया तो याद रखना संस्कृत भाषा में बाबू, ठीक है। राजतरंगिणी किस भाषा में लिखा गया तो हमेशा रखिएगा संस्कृत भाषा में लिखा गया एक ग्रंथ है बाबू, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, जो अगला प्रश्न है कि अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में बहुत बार सवाल आ चुका है, ठीक है। तो बताइएगा अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है, सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है। याद रखिएगा अजंता की गुफाएं हैं जो कि कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है अजंता की गुफाएं। और बात किया जाए महाराष्ट्र के किस जिले में स्थित है, याद रखना औरंगाबाद जिले में, याद रखिएगा औरंगाबाद जिले में स्थित है, ठीक है। महाराष्ट्र के किस जिले में स्थित है तो याद रखना औरंगाबाद जिले में स्थित है। और बात किया जाए इस गुफाओं का यानी कि धरोहर स्थलों में, विश्व धरोहर स्थलों में कब सूची में कब शामिल किया गया, अजंता की गुफाओं को विश्व धरोहर स्थल में कब शामिल किया गया था तो हमेशा याद रखिएगा 1983 में, ठीक है। 1983 में इसे विश्व धरोहर में सूची में शामिल किया गया था, किसके द्वारा याद रखना यूनेस्को के द्वारा, ठीक है, यूनेस्को के द्वारा, याद रखिएगा यूनेस्को के द्वारा किया गया है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, जो अगला प्रश्न है कि अल बरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी, अल बरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो बताने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। सभी लोग बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, जो याद रखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरबी भाषा में लिखी थी, ठीक है। अल बरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी थी तो याद रखना अरबी भाषा में लिखी थी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी सही उत्तर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं उनका सही उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, जो अगला प्रश्न है कि कुतुब मीनार जो दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है, इसका निर्माण 1193 में हुआ है। याद रखिएगा कुतुब मीनार का पहले सवाल पूछा जाता है, कुतुब मीनार का निर्माण कब हुआ था तो याद रखना 1193 ईस्वी में हुआ, ठीक है, 1193 में हुआ था, याद रखना। दिल्ली सल्तनत के किस संस्थापक के आदेशों तहत किया गया था, याद रखिए कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, बताइएगा सब लोग इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, जो सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, जो याद रखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बाबू, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। जो भी ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं उनका सही उत्तर हो गया, जो भी ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बाबू उनका सही उत्तर हो गया, ठीक है। याद रखना इसकी ऊंचाई कितना है तो याद रखना 72 पॉइंट बाबू, याद रखिएगा
इसका ऊंचाई कितना है 72.5 बाबू, याद रखिएगा 72.5 इसका ऊंचाई है, ठीक है। और बात किया जाए कुतुब मीनार का धरोहर स्थल में कब शामिल किया गया था, कुतुब मीनार को धरोहर स्थल में कब शामिल किया गया था, तो याद रखना 1993 में बाबू, ठीक है। 1993 में कुतुब मीनार को धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। एक प्रश्न और पूछा जाता है बाबू कि कुतुब मीनार का 5वीं मंजिल का निर्माण कब हुआ था, बताइएगा। कुतुब मीनार के 5वीं मंजिलों का निर्माण कब हुआ था, तो याद रखना है 1368 ईस्वी में, ठीक है। 1368 ईस्वी में याद रखिएगा कुतुब मीनार के चौथी और 5वीं मंजिल का निर्माण हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है जो अगला प्रश्न है कि शेर शाह सूरी का मकबरा खाली स्थान स्थित है। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है, तो बताने का प्रयास कीजिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा जो ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाएगा सवाल है, तो बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा जो याद रखिएगा। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है, तो हमेशा याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। सासाराम में स्थित है। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है, तो याद रखना सासाराम में स्थित है, कि बिहार के सासाराम में, याद रखिएगा बिहार में पड़ता है सासाराम, ठीक है। बिहार के सासाराम में स्थित है। और बात किया जाए यानी कि इसका निर्माण कब हुआ था, बताइएगा। इसका निर्माण का अच्छा पहले शेर शाह सूरी का मृत्यु कब हुआ था, बताइएगा। शेर शाह सूरी का मृत्यु कब हुआ था, तो हमेशा रखिएगा शेर शाह सूरी का मृत्यु हुआ था 1545 ईस्वी में। 1545 ईस्वी में शेर शाह सूरी का मृत्यु हुआ था। किसके कारण, याद रखना कालिंजर के दौरान बाबू, याद रखना कालिंजर के घेरे के दौरान हुआ था। गोला के फटने से हुआ था बाबू, याद रखिएगा कालिंजर के घेरे के दौरान हुआ था और गोला फटने के कारण शेर शाह सूरी की मृत्यु हो गई थी, याद रखना, ठीक है। ये याद रखना। आगरा की बात किया जाए, आगरा में किसका मकबरा है, बताइएगा। आगरा में किसका मकबरा है, तो याद रखना है शाहजहां का बाबू, ठीक है। आगरा में किसका मकबरा है, तो याद रखना शाहजहां का, याद रखना आगरा में किसका मकबरा है, शाहजहां का। फतेहपुर सीकरी में किसका मकबरा है, तो सलीम चिश्ती का बाबू, ठीक है। फतेहपुर सीकरी में किसका मकबरा है, तो याद रखना सलीम चिश्ती का। सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ है, तो याद रखना फतेहपुर सीकरी में। और बात किया जाए दिल्ली में किसका मकबरा है, बताइएगा। दिल्ली में किसका मकबरा है, तो हमेशा रखिएगा दिल्ली में किसका मकबरा है, तो हुमायूं का मकबरा है, ठीक है। हुमायूं का मकबरा, दिल्ली में किसका मकबरा है, तो हुमायूं का मकबरा है, ठीक है। तो याद रखिएगा इस सबको, बेहद ही इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए अगले प्रश्न के चलते। अगला प्रश्न क्या है जो अगला प्रश्न है कि अहमद शाह अब्दाली भारत में किस एशियाई देश से आया था। अहमद शाह अब्दाली भारत में किस एशियाई देश से आया था, तो बताने का प्रयास कीजिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा जो सही लोग बताइएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा जो याद रखिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अफगानिस्तान से आया था, याद रखिएगा। अहमद शाह अब्दाली किस देश से आया था, याद रखना अफगानिस्तान से आया था। अहमद शाह अब्दाली पहली बार किस पर आक्रमण किया था, बताइएगा। भारत पर आक्रमण कब किया था अहमद शाह अब्दाली, भारत पर आक्रमण कब किया था, तो याद रखना 1784 में, याद रखना 1784 में आक्रमण किया था, याद रखिएगा। वो भी पंजाब पर बाबू, याद रखना है पंजाब पर आक्रमण किया था, याद रखना 1784 में पंजाब पर आक्रमण किया था। उसमें क्या हुआ था, हार हुआ था। अहमद शाह अब्दाली का हार हुआ था, ठीक है। अहमद शाह अब्दाली का हार हुआ था, ठीक है। याद रखिएगा। पानीपत का तृतीय युद्ध का तीसरा युद्ध किसने जीता था, पानीपत का तीसरा युद्ध कब जीता था, किसने जीता था, तो याद रखना अहमद शाह अब्दाली ही जीता था, ठीक है। 1761 ईस्वी में, ठीक है। 1761 ईस्वी में पानीपत का तीसरा युद्ध भी यही जीता था, याद रखिएगा, ठीक है। ये अफगान का शासक है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है जो अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल खालिस्तान में स्थित है। अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल कहाँ स्थित है, बताने का प्रयास कीजिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, याद रखना। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फतेहपुर सीकरी में। ऑप्शन नंबर जो भी डी लगा रहे हैं उनका सही उत्तर हो गया। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है जो अगला प्रश्न है कि पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया था। पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया था, बताइएगा सभी लोग। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा जो सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा जो याद रखिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। 1510 एडी में, और 1510 एडी में ऑप्शन नंबर जो भी सी लगा रहे हैं उनका सही उत्तर हो जाएगा। और बात किया जाए पुर्तगालियों ने यानी कि भारत कब आया था, भारत में आगमन कब हुआ था, बताइएगा सब लोग। 1498 ईस्वी में, ठीक है। 1498 ईस्वी में भारत आया था, याद रखिएगा। 1498 ईस्वी में पुर्तगाली भारत आया था। भारत आने वाले प्रथम पुर्तगाली कौन था, याद रखना वास्को डी गामा बाबू, ठीक है। वास्को डी गामा, याद रखें। वास्को डिब्बा वाला नहीं, वास्को डी गामा, याद रखा। वास्को डी गामा भारत आया था, याद रखिएगा।
कब आया था? तो 1498 ईस्वी में। और बात किया जाए कि वास्को डी गामा भारत क्यों आया था? व्यापार करने के लिए आया था बाबू, याद रखिएगा, व्यापार करने के लिए भारत आया था। और बात किया जाए व्यापार किस चीज का, तो याद रखना व्यापार किस चीज का, तो मसाला का व्यापार करता था, याद रखिएगा, मसाला का व्यापार करने के लिए आया था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, और याद बताइएगा वास्को डी गामा जब भारत आया था वो कहाँ आया था? पहले सबसे पहले केरल में आया था, याद रखना, केरल में एक जगह है कालीकट बाबू, याद रखिएगा, कालीकट जगह है, वहीं पर आया था सबसे पहले, ठीक है, कालीकट जगह पर आया था, ठीक है, तो याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? जो अगला प्रश्न है कि लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बताइएगा, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बताने का प्रयास कीजिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा इस प्रश्न का ही सही उत्तर क्या होगा। तात्या टोपे कहाँ से किया था? याद रखना कानपुर से, ठीक है, कानपुर का नेतृत्व किया था। और बात किया जाए बेगम हजरत महल कहाँ का नेतृत्व किया था? तो बताइएगा बेगम हजरत महल कहाँ का नेतृत्व किया था? तो लखनऊ का किया था बाबू, याद रखना है, लखनऊ का किया था। और बात किया जाए वीर सावरकर कहाँ का नेतृत्व किया था? बताइएगा वीर सावरकर कहाँ का नेतृत्व किया था? बताने का प्रयास कीजिएगा सभी लोग कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और कुंवर सिंह कहाँ का नेतृत्व किया था? बताइएगा कुंवर सिंह कहाँ का नेतृत्व किया था? तो याद रखना आरा से बाबू, याद रखना है आरा जो कि बिहार में पड़ता है, ठीक है, आरा जो कि बिहार में पड़ता है, याद रखना, आरा जो बिहार में पड़ता है। बहुत बार कुंवर सिंह वाला पूछा गया इस वाले बाबू, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न के चलते। अगला प्रश्न क्या है? जो मुस्लिम लीग की स्थापना किस शहर में हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना किस शहर में हुई थी? बताने का प्रयास कीजिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो मुस्लिम लीग की स्थापना किस शहर में हुई थी? हमेशा याद रखिएगा मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुआ है ऑप्शन और बी यानी कि ढाका में हुआ है। याद रखिएगा मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुआ था? तो याद रखना ढाका में हुआ था। बताइएगा मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था। याद रखिएगा 30 दिसंबर 1906 को हुआ था, याद रखना है 30 दिसंबर बाबू, याद रखिएगा, इसको नोट पॉइंट कीजिएगा, 30 दिसंबर 1906 को हुआ है, याद रखिएगा 1906 को हुआ, याद रखना 1906 को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो याद रखना ढाका में स्थित, ढाका में हुआ था बाबू, ठीक है। ढाका कहाँ पड़ता है? बताइएगा ढाका कहाँ पड़ता है? तो याद रखना बांग्लादेश बाबू, ठीक है, बांग्लादेश पड़ता है, बांग्लादेश में पड़ता है, ढाका बांग्लादेश में पड़ता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि इनमें से भारत के किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन पर पहल की थी? तो बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है, याद रखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर लॉर्ड रिपन हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा लॉर्ड रिपन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो भी ए लगा रहे हैं बाबू उनका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन और जो भी ये लगा रहे हैं बाबू उनका सही उत्तर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से कि खाद्य पदार्थ, वस्त्र जैसे उत्पाद एवं मनोरंजन जैसी सेवाओं को उनके अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे जाने पर खालिस्तान बाबू कहा जाता है? क्या कहा जाता है? बताने का प्रयास कीजिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। याद रखना उपभोग वस्तुएं कहे जाते हैं। ऑप्शन और जो भी सी लगा रहे हैं उनका सही उत्तर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से कि भारत में सूखा प्रबंधन क्षेत्र कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान शुरू किया गया था? तो बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। सभी लोग बताइए, ठीक है। भारत में सूखा प्रबंधन के क्षेत्र कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान किया गया था? तो बताने का प्रयास कीजिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग, तो बताइएगा। याद रखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, चौथी पंचवर्षीय योजना। और बात किया जाए चौथी पंचवर्षीय योजना कब से काल क्या है? तो याद रखना 1973 से 74 बाबू, ठीक है, 1973 से 74, याद रखिएगा 1973 से 74 बाबू, ठीक है, 1973 से 74 हो गया था, ठीक है, चौथी पंचवर्षीय 1973, रुक जाइए 1973 से 74 हो जाएगा, ठीक है, 74 हो जाएगा, शुरुआत हुआ था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? जो अगला प्रश्न है कि भारत में निम्न में से कौन सा संगठन धन की आपूर्ति की निगरानी करता है? भारत में निम्न में से कौन सा संगठन है जो धन की आपूर्ति की निगरानी करता है? तो बताने का प्रयास कीजिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो याद रखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो भी डी लगा रहे हैं उनका सही उत्तर हो गया। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब किया गया था? बताइएगा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब किया गया था? तो 1 अप्रैल 1935 को, याद रखिएगा बहुत बार सवाल आ चुका है, ठीक है। 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किया गया था बाबू, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगर बात किया जाए भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? याद रखना 1 जनवरी 1949 को, याद रखिएगा 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण किया गया था, लेकिन स्थापना 1935 में किया गया था और 1949 में क्या किया गया था? राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से कि भारत में वस्तुएं एवं सेवा कर के अधीन आने वाली 4 कर दरें कौन सी है? तो बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो
सभी बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। याद रखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5%, 12%, 18% और 28% हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं उनका सही उत्तर है। बताइएगा सेवा कर की शुरुआत कब हुआ था। बताइएगा सेवा कर की शुरुआत कब हुआ था। याद रखना 1 जुलाई 2017 से। याद रखिएगा 1 जुलाई 2017 से सेवा कर की शुरुआत हो गया था। याद रखिएगा 1 जुलाई 2017 को सेवा कर की शुरुआत हो चुका था। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है जो केंद्र सरकार ने किस क्षेत्र के लिए संपदा योजना शुरू की। केंद्र सरकार ने किस क्षेत्र के लिए संपदा योजना की शुरुआत की। तो बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। याद रखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा खाद्य प्रसंस्करण के लिए। याद रखिएगा खाद्य प्रसंस्करण के लिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये सही उत्तर हो जाएगा। याद रखना संपदा योजना की शुरुआत कब किया गया था। याद रखना 2017 में। 2017 में संपदा योजना की शुरुआत किया गया था किसके द्वारा। याद रखना प्रधानमंत्री जी के द्वारा। याद रखना प्रधानमंत्री जो कि नरेंद्र मोदी है उनके द्वारा किया गया था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है जो जवाहर रोजगार योजना प्रारंभ किया गया था। बताइएगा जवाहर रोजगार योजना कब प्रारंभ किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है सवाल बाबू, ठीक है। तो बताइएगा जवाहर रोजगार योजना कब प्रारंभ किया गया था। याद रखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 अप्रैल 1989 को। याद रखना 1 अप्रैल 1989 को शुरुआत किया गया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही उत्तर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बाबू उनका सही उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है जो अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नमामि गंगे परियोजना कब शुरू की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, याद रखिएगा ये भी एग्जाम में आ चुका है। तो बताइएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नमामि गंगे परियोजना कब शुरू की गई थी। तो बताने का प्रयास कीजिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। याद रखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जुलाई 2014 में। याद रखिएगा जुलाई 2014 में नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 20 सही उत्तर हो जाएगा। किसने किया था। याद रखना नरेंद्र मोदी ने किया था। अगले प्रश्न के चलते अगला प्रश्न क्या है जो पूर्ण कुंभ मेला कितने वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है। पूर्ण कुंभ मेला कितने वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है। याद रखना इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। याद रखिएगा हर 12 वर्ष में। याद रखिएगा हर 12 वर्ष में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो भी बता रहे हैं उनका सही उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है जो अंतिम हो गया प्रश्न बाबू। तो चलिए कैसा लगा क्लास, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्लास कैसा लगा, सेशन कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और बताइएगा 40 प्रश्नों में से कितना प्रश्न सही किए। 40 प्रश्नों में से कितना प्रश्न सही किए आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।